गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम क्लास 9 का नागरिक शास्त्र सिविक्स का चैप्टर 4 चुनावी राजनीति इलेक्टोरल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही बीच में दे दिए थे, तो आपने लिख लिए होंगे। अब हम आज स्टार्ट करते हैं चुनावी राजनीति। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, देखो पहले हम समझेंगे चुनाव। अब चुनाव क्या होता है? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक निश्चित समय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर से देखेंगे हम, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक निश्चित समय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी कि चुनाव जब होते हैं तो एक ये प्रक्रिया है जिसमें जो लोग होते हैं, जो वोट डालने वाले लोग होते हैं, वो 5 साल के लिए अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो बेटा, प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य है। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य है। बिना चुनाव के प्रतिनिधि नहीं चुने जा सकते। बिना चुनाव के हम किसी को भी अपना प्रतिनिधि नहीं मान सकते हैं। केवल अपने प्रतिनिधि ही नहीं चुनते, बल्कि चुनाव के द्वारा उनका भी चुनाव किया जाता है जो सरकार बनाती है। यानी कि हम अपने एरिया का प्रतिनिधि चुनते हैं और वो सारे प्रतिनिधि इकट्ठे होकर फिर लास्ट में सरकार का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। जो हमारे भारत देश लोकतांत्रिक देश है, ये आप जानते हैं। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं उसमें सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसके बारे में बता रखा है। तो देखेंगे हम बेटा, हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है। यानी कि पूरे देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं 18 साल से लेके और जितने भी बड़े वयस्क हैं, सभी को वोट डालने के, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो वोट डालने का अधिकार है। और हर व्यक्ति के मत का समान मोल है। यानी कि एक, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटी जाति का, चाहे बड़ी जाति, कोई सरकारी काम करता हो, कोई प्राइवेट, उनका सभी का अगर एक वोट डाल रहे हैं, सभी एक वोट डाल सकते हैं और उसकी कीमत एक ही होती है। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, लोगों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। यानी कि जो चुनाव होते हैं उसमें विकल्प, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टियों का समावेश होना चाहिए, या कोई भी चुनाव में अपना हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाके उस पार्टी का सदस्य बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। और एक से ज़्यादा, हमारे भारत देश में एक से ज़्यादा 6 या 7 मुख्य पार्टियां हैं, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इसमें कहते हैं चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, लोगों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। नए चुनाव कुछ वर्षों के अंतराल में ज़रूर कराए जाने चाहिए। यानी कि कोई भी चुनाव होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार सरकार बना दी तो वो सदियों तक चलते रहेगी। हर 5 वर्ष में हमारे भारत देश में चुनाव होते रहते हैं ताकि दूसरों को भी चांस मिले। इसलिए लोग जिसे चाहे वास्तव चुनाव उसी का होना चाहिए। यानी कि जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसी का ही वो लोग, वही सरकार बनाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बता देते हैं कई बार ईवीएम में घोटाले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार कांग्रेस भी आती है सत्ता में, कई बार बीजेपी भी आती है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा चुनावी प्रतिस्पर्धा। अब जब चुनाव में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां खड़ी होती हैं तो वह चुनावी प्रतिस्पर्धा बतलाती है। यानी कि क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा मानी जो उनके बीच में कंपटीशन होना। तो चुनाव में 2 या 2 से अधिक पार्टियां खड़ी हो तो उसमें से कोई एक सदस्य जीतेगा ही, एक पार्टी जीतेगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अब हम भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा होना आम बात है। हर साल भारत में 5 साल में चुनावी प्रतिस्पर्धा होती रहती है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कुछ एक नुकसान भी होते हैं, तो जिसको हम अभी देखेंगे बेटा। देखें, इससे हर घर, हर बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। यानी कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। यदि जो 2 पार्टियां हैं या 3 पार्टी हैं तो वो लोग अलग अलग पार्टी के सदस्य होते हैं, उनको अलग अलग पार्टियों के लोगों के विचार अच्छे लगते हैं, तो वो कोई ऐसे कहता है कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छी है, कोई कहता है आम जनता पार्टी अच्छी है, कोई बीजेपी पार्टी अच्छी है। तो सब अपनी अपनी पार्टियां मानते हैं, लेकिन उनमें क्या हो जाता है कि इसमें हर घर, हर बस्ती चुनाव के समय में बंटवारे जैसी लगती है। यानी कि वो सोचते हैं हमारी पार्टी अच्छी है तो हमें ही वोट डालना चाहिए, दूसरे की पार्टी अच्छी है उसको वोट नहीं डालना चाहिए, उसके ऊपर आरोप लगाती रहती है। इस तरह से बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है।
पार्टियां या उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार जब पार्टियां चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो जिनके पास रुपये ज़्यादा होते हैं वो किसी मतदाता को खरीद लेते हैं, वोटर को खरीद लेते हैं, या किसी को खून करवा देते हैं। इस तरह से गुंडे पालते हैं, ये रुपयों का यूज़ करते हैं। इस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। अब एक मेन पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर जो गुंडे होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पावर होता है और जो राजनीति में पहले से शामिल होते हैं, वही लोग पार्टी के अंदर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो कई बार समाज में बहुत अच्छे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो धोखाधड़ी कर ही नहीं सकते हैं और जो चुनाव के लोग उनको आगे आने ही नहीं देते हैं। इस वजह से हमारे समाज में कई अच्छे लोग भी होते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो चुनावी मुकाबले में कभी नहीं उतरते हैं। वो कहते हैं हमें राजनीति में जाके खराब नहीं होना है। उसके बाद है चुनावी प्रतिस्पर्धा के फ़ायदे। अब जब चुनावी प्रतिस्पर्धा के नुकसान हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। बेटा यहाँ देखेंगे हम, चुनावी प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है क्योंकि इससे जीती हुई पार्टियों पर दबदबा रहता है कि वे अच्छा काम करें। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा ना हो तो जो पार्टी जीती नहीं है, जो हारी हुई पार्टी है, जीती हुई पार्टी पर दबदबा बनाए रखती है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो अगले साल 5 साल के बाद फिर उस पार्टी को कोई वोट नहीं डालेगा, इसलिए उसे अच्छा काम करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो जो अपोजिशन वाली पार्टी है उस पर लोगों को कहते हैं कि आपने हमें नहीं चुना, इसलिए ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण जीती हुई पार्टी को डर होता है कि अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो लोग अगली बार किसी और को चुन लेंगे। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण ही लोगों को ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। चुनाव में हमारी प्रणाली क्या है, भारत देश की क्या प्रणाली है, तो भारत में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। 5 वर्ष के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि सिर्फ भारत में 5 साल के बीच में कभी चुनाव नहीं हो सकते हैं, यदि उसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु हो गई हो या उसके खिलाफ कोई आरोप लगा हो और उसको इस्तीफा देने पड़ा हो तो उसकी सीट खाली हो जाती है। उस समय में क्या होता है, उपचुनाव किए जाते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। थैंक यू।